सभी दोस्तों अर्थात विद्यार्थियों को नमस्कार। आज से कोरोना महामारी के चलते इस लॉकडाउन के समय में मैं आप सबके लिए रीट सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कक्षा 6 से लगाकर यानी एमए तक की संस्कृत का अध्यापन का कार्य शुरू करूँगा। आज मैंने एक अपना चैनल बनाया है संस्कृत गुरु। इस चैनल पर आप सबको हमेशा ही संस्कृत के अलग अलग टॉपिक के हमेशा ही एक एक वीडियो उपलब्ध होंगे। आज हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, संस्कृत का पहला टॉपिक यानी सबसे निचले वाला क्रम का है जो सबके लिए अनिवार्य है। पहले हम संस्कृत के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ये नाम क्या दिया हुआ है, ये नाम है संस्कृत। क्या नाम है? संस्कृत। अब संस्कृत नाम किन शब्दों से मिलकर बना है? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत। तो संस्कृत में यह संस्कृत नाम है, ये संस्कृत नाम सम उपसर्ग प्लस कृत धातु प्लस कत प्रत्यय से मिलकर बना है। सम उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा है? सम। सम उपसर्ग कृत धातु और कत प्रत्यय। अब सम उपसर्ग तो सम का क्या करेंगे? जैसे कि उपसर्ग है, किसी भी धातु से उपसर्ग क्या लगता है? पहले। देखो, एक नाम में भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि सम उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन इसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं। तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है। और बाद में धातु कौन सी है? धातु क्रिय है। प्रत्यय कौन सा है? कत है। उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी किन ही, यानी वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे, ये सम है, ये धातु से क्या लगा? आगे, अर्थात पहले। ये कत क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय धातु या किसी भी शब्द के कब लगता है? अंत में। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग क्रिय धातु और कत प्रत्यय से मिलकर के हुई। आज हम संस्कृत में सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। अब वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है? वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण तो हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। ये संस्कृत भाषा रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए 30 नंबर का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम देखें तो सबसे पहले क्या क्या हमारा सिलेबस हमें जानना जरूरी है। हम वर्ण विचार तो शुरू कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है? वर्ण विचार है। वर्ण विचार के बाद में क्या है? वर्ण विचार के बाद में संधि। संधि के बाद में क्या है? समास। क्या है? प्रत्यय। आगे उपसर्ग, धातु रूप है, शब्द रूप यानी संज्ञा शब्द, अव्ययी है, सर्वनाम शब्द है। जब तक हमें सिलेबस का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, हम किसी भी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर सकते हैं। वर्ण विचार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप, संज्ञा शब्द, अव्ययी, सर्वनाम शब्द, कारक है, छंद है, वाच्य परिवर्तनम है, लिंग है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और सुक्ति है, ये 14 टॉपिक है। इन 14 टॉपिकों में सबसे पहले हमें संस्कृत के कुल 15 क्वेश्चन मिलते हैं। 15 क्वेश्चन संस्कृत ग्रामर के आते हैं और 15 क्वेश्चन ही
संस्कृत शिक्षण विधि कहते हैं। तो मैं आपको संस्कृत ग्रामर, संस्कृत शिक्षण विधि दोनों का अध्यापन करवाऊंगा। अब हम देखें ये नाम क्या आया हुआ है, वर्ण विचार। तो आज का यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना सभी, यानी वर्ण विचार है। वर्ण विचार हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो वर्ण विचार में क्या है, वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, दोनों देखो, वर्ण, वर्ण क्या है, अक्षर ही वर्ण है, अक्षर ही वर्ण है। तो वर्ण लिखित भाषा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। अब दूसरे एक वर्ण की तरह ही देखें तो नाम आता है ध्वनि। क्या नाम आता है, ध्वनि। अब ध्वनि क्या होती है, वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, यह होती है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब सबसे पहले हम देखें तो ये नाम क्या मिला, नाम हमें देखो ध्वनि नाम मिला। संस्कृत में इन सभी का एक नाम दिया हुआ है, वर्णाम एव, वर्णम एव एवा अक्षरम, वर्णम एव अक्षरम, यानी वर्ण ही अक्षर है। इनकी संधि वर्ण, वर्णम एव अक्षरम, यानी वर्ण ही अक्षर है, वर्ण ही अक्षर है। अब दूसरी चीज देखते हैं, वर्ण, वर्ण में भी आता है वर्णमाला, वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में हम देखें तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, वो तो वर्णमाला यानी वर्णों का समूह ही क्या कहलाती है, वर्णमाला। तो संस्कृत में की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 46। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 44। तो संस्कृत की वर्णमाला में 46, दो नए कौन कौन से वर्ण हैं, एक तो नाम आ गया जैसे ये री दीर्घ री है, और एक आ गया लृ। ये दो वर्ण हैं वो संस्कृत में ही प्रयुक्त होते हैं। तो वर्ण के बारे में और इसी इकाई में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यानी इन चीज़ों को, जैसे प्रश्न आ गया, हिंदी में भी आ सकता है, संस्कृत में भी आ सकता है, आपके रीट में सीधा क्वेश्चन ये शिक्षण विधि के रूप में भी बना सकते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। अर्थात वर्ण का ही दूसरा रूप क्या होता है, वर्ण को दूसरे अन्य किस नाम से जानते हैं, वर्ण को हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर। अब इन वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने, संस्कृत वर्णमाला या कत्ती वर्णा संति, तो आपको नाम दिया होगा षट चत्वारिश। वहाँ पर क्या नाम आया हुआ होगा, षट चत्वारिश। षट चत्वारिश, चत्वारिश का अर्थ होता है 40 और 6, 40 और 6 कितना होता है, 46। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा बनता है, जैसे हम ये नाम लिखा भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होते हैं। और भाषा के यानी हम जिसके द्वारा अपने भावों को व्यक्त करते हैं वही हमारी क्या है, भाषा है। अब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा होती है। भाषा के, अब भाषा है, सबसे पहले हम छोटा सा एक ज्ञान भाषा के बारे में भी प्राप्त कर ले। भाषा क्या होती है और भाषा के क्या क्या रूप होते हैं। तो हम सबसे पहले देखें, ये नाम आ गया आपके सामने। सबसे पहले क्या नाम है, भाषा है। क्या नाम है, भाषा। अब भाषा हम किसे कहते हैं, भाषा भाव या विचार को अभिव्यक्त, भाषा भाव या विचार को अभिव्यक्त करने का एक क्या है, माध्यम है। यानी भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन किसे माना गया, साधन माना गया भाषा को। किसको माना गया है, भाषा को। अब भाषा
के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप, मूल रूप से भाषा के 2 ही रूप होते हैं, लेकिन आपको अगर परीक्षा में दिया हुआ होगा कि भाषा के कुल कितने रूप होते हैं, हिंदी भाषा में भी यह एक शिक्षण विधि के रूप में क्वेश्चन बनता है कि भाषा के कुल कितने रूप होते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर 3 होना चाहिए। क्यों, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम नाम देखें, नाम क्या आया हुआ है? लिखित। दूसरा भाषा के रूप मौखिक, ये तो मूल रूप से होता है मौखिक और लिखित, लेकिन एक तीसरा इसका होता है सैद्धांतिक। क्या नाम होता है? सैद्धांतिक। अब इनमें हम देखें लिखित, मौखिक, सैद्धांतिक। अब यानी सैद्धांतिक इसका ही दूसरा रूप, यानी सैद्धांतिक की जगह सांकेतिक भी कह सकते हैं, यानी सांकेतिक। अब यह भी शब्द है, क्या नाम है? लिखित, मौखिक, सैद्धांतिक या सांकेतिक, यानी भावों को, विचारों को प्रकट करने का माध्यम। जैसे लिखित नाम आया है, लिखित क्या होता है? लिखित भाषा। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों या विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, वही हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। तो लिखित की क्या है कि भावों या विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना, भावों या विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना, यानी भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना, लिखकर अभिव्यक्त करना, यही क्या है? लिखित होती है। अब लिखित में हम दूसरी चीज देखें तो ये लिखित कार्य क्या होता है? सबसे पहले हम एक बात याद रखें, तो लिखित कार्य में, यानी ये लिखित भाषा होती है, वो एक स्थायी भाषा होती है। भाषा का रूप है लिखित, लेकिन ये क्या है? स्थायी। जब हम किसी भी चीज को लिख करके याद करते हैं तो वो हमारे यानी मस्तिष्क में क्या हो जाती है? हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। अब हम दूसरा भाषा के रूप के बारे में देखें। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बन सकता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आपके सामने वर्ण। कौन सी होती है? वर्ण होती है। अब हम देखें तो दूसरा रूप इसका नाम दिया हुआ है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यानी जब हम अपने भाव या विचार को बोल करके या उच्चारण करके अभिव्यक्त करते हैं, तब वहाँ पर कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? मौखिक। यानी भाव या विचार को बोल करके अभिव्यक्त करना ही क्या है? मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार या भावों को क्या करके बोल करके व्यक्त करते हैं, यानी जब हम उनका उच्चारण करते हैं, वही होता है मौखिक कार्य। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। कौन सी होती है? ध्वनि। तो आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम अपने भावों या विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करते हैं तो वो कौन सी भाषा का रूप होता है? तो वो भाषा का रूप होता है मौखिक भाषा। तीसरा हम इसका रूप देखें तो नाम आता है सांकेतिक। क्या नाम आता है? सांकेतिक। अब हम इन सांकेतिक नाम में भी पहले एक चीज देखें, यह है संकेत। क्या नाम है? संकेत। ये संकेत की भी उत्पत्ति सम प्लस केत से मिलकर बना हुआ है। सम यानी अच्छा और केत शब्द से, यानी सम क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि संकेत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, तो सम। कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सम। अब हम सांकेतिक में, यानी जब हम अपने भावों या विचारों को किसके द्वारा अभिव्यक्त या प्रकट करते हैं? संकेत के द्वारा। संकेत के द्वारा, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में संकेत को ही क्या कहते हैं? इशारा करना। क्या कहते हैं? इशारा करना। जैसे हम घर पर किसी भी व्यक्ति को नहीं
यानी बोल करके और न ही उसको कोई लिखित सूचना दे करके आमंत्रित करते हैं, अर्थात इशारों में ही कोई बात समझाते हैं, वही क्या होती है, वही होती है संकेत। क्या होते हैं? संकेत। अब हम ये हो गई। अब हम दूसरी चीज देखें तो ये वर्ण की यानी कुछ आवश्यक बातें हो गई। अब हम दूसरी चीज इसमें देखें तो वर्ण की हमने परिभाषा पढ़ ली। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण से कत्ति भेदा संति, आपको नाम दिया होगा तो आपको करना है द्विव भेदा संति। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। वर्ण के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पर आता है स्वर। कौन सा आता है? स्वर। अब स्वर कौन सा होता है? यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? स्वतंत्र। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से, अर्थात इनका उच्चारण करने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यही क्या कहलाते हैं? यही कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। अब दूसरा इसका वर्ण का भेद है, वो है आपके सामने व्यंजन। व्यंजन क्या है कि यानी व्यंजन का उच्चारण करने में या बोलने में हमें क्या स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी ये आश्रित होते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात व्यंजन की नींव, व्यंजन का पूर्ण रूप से उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो स्वर की। आपके सामने एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्यंजनों का उच्चारण हम किन की सहायता से करते हैं? तो व्यंजन का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। तो अब हम आगे, जैसे ये हमने पहला रूप पढ़ा है स्वर। स्वर कौन क्या होता है? जिनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए? स्वतंत्र तरीके से। अब स्वर के पहले देखें स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? कुल स्वर होते हैं 13 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। वो 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? हिंदी में आपको इसी प्रकार से पूछा जाए हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में स्वर होते हैं 11 और संस्कृत में स्वर होते हैं 13। तो कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ल, ए, आई, ओ और औ। ये क्या होते हैं? 13 स्वर। और इनमें से भी ये री और ल है जो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं लेकिन संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। अब इन स्वरों के भी भेद कितने बताए गए हैं? देखो, सबसे पहले हम कक्षा 6 से इन वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है स्वर के 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस स्वर के 3 प्रकार बताऊंगा। हिंदी में भी प्रयुक्त होता है और संस्कृत में भी। हिंदी में इनका तीसरे प्रकार का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता है। जैसे इसमें सबसे पहला स्वर कौन सा होता है? हर्स्व स्वर। हर्स्व स्वर, हर्स्व स्वर का ही दूसरा रूप कौन सा होता है? लघु स्वर। हर्स्व स्वर को भी कहते हैं लघु स्वर। हर्स्व स्वर को भी कहते हैं एक मात्रिक स्वर। हर्स्व स्वर को भी कौन सा कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। अब आपको प्रश्न दे दिया एक मात्रिक स्वरम अस्ति, हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो आपको वहां पर कौन सा स्वर करना है? हर्स्व स्वर या लघु स्वर, कहीं पर भी ऑप्शन में मिले तो। अब इनकी भी परिभाषा के हर्स्व स्वर क्या होते हैं तो देखो, हर्स्व स्वर जिनका उच्चारण करने में समय क्या लगता हो? समय कम लगता हो। यानी हर्स्व स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में समय क्या लगता हो? समय लगता हो कम। यानी जिनको हम बोलने में, जिनको अभिव्यक्त करने में हमें समय क्या लगे? कम लगे, वही कौन से स्वर कहलाते हैं? हर्स्व स्वर कहलाते हैं। और संस्कृत भाषा में कुल कितने हर्स्व स्वर होते हैं? ये सबसे प्रमुख क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। तो संस्कृत भाषा
में कुल 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। ये सबसे प्रमुख क्वेश्चन है। देखो हिंदी में हमने पढ़ेंगे या कहीं पर भी पढ़ा है वहाँ पर 4 मिलते हैं, लेकिन इनमें मिलता है 5। अ, ई, उ, री, लृ। ये कौन से स्वर होते हैं? ये होते हैं ह्रस्व स्वर। अब आपको संस्कृत की वर्णमाला से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि निम्न में से कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है। तो आपको एक, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ह्रस्व स्वरम अस्ति, ह्रस्व स्वरम अस्ति। अब ह्रस्व स्वरम अस्ति, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? आ। ब क्या कह रहा है? ए। से क्या कह रहा है? से कह रहा है उ। और दे क्या कह रहा है? दे कह रहा है लृ। तो आपको इनमें सबसे प्रमुख रूप से याद रखने हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? दे, लृ। लृ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। तो आज हम ह्रस्व स्वर के बारे में ही अध्ययन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देख करके ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से पहले संस्कृत की व्याकरण कराने के बाद में हिंदी की व्याकरण का भी अध्यापन करवाऊंगा। धन्यवाद मित्रों।